हेलो फ्रेंड्स और मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। वेलकम टू आर्ज एजुकेशन ई पाठशाला और मैं हूं आपका कैरियर गुरु रंजीत सिंह। तो चलिए मिलकर करते हैं फिजिक्स के चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी के साथ धूम धड़ाका। जी हां बच्चों, पहले पार्ट में मैंने रिवाइज किया था बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड कुछ क्वेश्चंस एमसीक्यू के डिस्कस किए थे और कुछ क्वेश्चंस एसएसएन रीजनिंग के क्वेश्चंस किए थे जो आपके बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट थे। आज हम बात करते हैं पार्ट नंबर 2 इलेक्ट्रिसिटी के एक महा रिवीजन की, जो ये वीडियो में लेके आया हूं आपको। इसमें हम बात करेंगे केस स्टडी के, हम बात करेंगे कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चन और कुछ न्यूमेरिकल की। चलिए तो स्टार्ट करते हैं फिजिक्स के साथ धूम धड़ाका। जी हाँ बच्चों, ये है क्वेश्चन नंबर 1 केस स्टडी। बात करते हैं, 4 क्वेश्चन होंगे केस स्टडी पे बच्चों। देखिए इसमें क्या दिया गया है, कुछ सब्सटेंस दिए गए हैं जिनकी रेजिस्टिविटी आपको गिवन है, और याद रखिए जिसकी रेजिस्टिविटी जितनी कम होती है वो अच्छा कंडक्टर माना जाता है, उसको हम ट्रांसमिशन के लिए यूज करते हैं, और जिसकी रेजिस्टिविटी हाई होती है तो उसको हम लोग हीटिंग एलिमेंट्स में यूज करते हैं। तो चलिए बच्चों बात करते हैं इसके पहले क्वेश्चन से। टेबल आपको पता ही है, आप देख लीजिए किसकी क्या रेजिस्टिविटी है। तो पहले क्वेश्चन में बात करें विच इज द वेटर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो ये बच्चों जिसकी रेजिस्टिविटी सबसे कम है, तो आप देख लीजिए यस सिल्वर और कॉपर ऑलमोस्ट है, बट जिसकी कम है तो ऑप्शन में सिल्वर इसका सही आंसर होगा। सिल्वर एक गुड कंडक्टर होगा यहाँ पे क्योंकि इसकी रेजिस्टिविटी बहुत कम है बाकी सब्सटेंस से बच्चा जो गिवन है। तो हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर, विच एलिमेंट विल बी यूज्ड टू प्रिफर टू इलेक्ट्रिक ट्रांसमिशन लाइन। प्रिफर्ड किया जा रहा है ऑब्वियसली बात, जिसकी रेजिस्टिविटी कम होगी। तो याद रखिए यहाँ पे सिल्वर तो पहली बात तो ऑप्शन में गिवन ही नहीं है, बट अगर गिवन भी है प्रिफर्ड करना, यहाँ पे ये भी देखा जाएगा कि इकोनॉमिकली में जो सस्ता कौन सा है। तो आप ट्रांसमिशन में सिल्वर तो लगाएंगे नहीं, तो जी हाँ बच्चों उसके बाद कॉपर। पहली बात तो याद रखिए अगर इस सब्जेक्ट में आता तो यहाँ पे देखो कॉपर ऑप्शन में भी नहीं है, यहाँ पे हम कॉपर इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 की हम बात करते हैं, निक्रोम इज यूज्ड द हीटिंग एलिमेंट्स। क्यों भैया? क्योंकि सबको मैंने बताया एक तो इसकी हाई रेजिस्टिविटी होती है, मेल्टिंग पॉइंट भी बहुत अच्छा होता है, और आसानी से हाई टेम्परेचर पर ऑक्सीडाइज भी नहीं होगा। तो जो इसका ऑप्शन होगा हमारा सी होगा। बोथ ए और बी दोनों ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 4, बैड कंडक्टर पुअर कंडक्टर कौन है इलेक्ट्रिक करंट का। ऑब्वियसली बात है जिसकी रेजिस्टिविटी हाई है वो पुअर कंडक्टर बोला जाएगा। तो यहाँ निक्रोम क्या होता है, एक एलॉय है। मैं आपको बता दूं पहली बात तो, जो निकिल और क्रोमियम से मिलकर बनता है। इसका रेजिस्टेंस रेजिस्टिविटी बहुत हाई होती है, मेल्टिंग पॉइंट भी बहुत बढ़ जाता है। ठीक है, जनरली इसको हीटिंग एलिमेंट्स में यूज किया जाता है। तो ये थे केस स्टडी। चलिए हम बात करते हैं अपने 2 मार्क्स क्वेश्चन। 2 मार्क्स में सबसे पहला क्वेश्चन, जी हाँ बच्चों न्यूमेरिकल से स्टार्ट होता है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ बच्चा पर सेकंड आप क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। करंट की जो वैल्यू दे रखी है यहाँ पे, आई की जो वैल्यू दे रखी है 1 एम्पियर दे रखी है, और टाइम की वैल्यू दे रखी है 1 सेकंड दे रखा है। तो सबसे पहले करना क्या, आपको इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं बेटा, बट सबसे पहले आपको एक फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूँ, आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी। जिसको नहीं पता तो सुन लो, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज विद रिस्पेक्ट टू टाइम हमारी करंट होती है, तो आपने क्यू इज इक्वल टू यहाँ से आई इंटू टी कर दिया, आई 1 इंटू 1, तो क्यू की वैल्यू यहाँ से 1 कूलम। ये बहुत फेमस क्वेश्चन है कि 1 कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, बट अगर डायरेक्ट 1 कूलम ना दिया हो, चार्ज और टाइम दिया तो मतलब करंट और टाइम दिया तो आप चार्ज निकालेंगे और फॉर्मूला रखेंगे क्यू इज इक्वल टू एन ई। तो एन इज इक्वल टू क्यू बाय ई हो जाएगा बच्चों। ई सबको पता है, नहीं पता तो देखो बच्चों, ई होता है एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज जो कि होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। चार्ज की ऐसा यूनिट कूलम होती है, प्रोटॉन पे भी सेम चार्ज होता है बट प्लस में होता है, याद है ना। चलिए तो Q की वैल्यू 1 रखा हमने, इलेक्ट्रॉन्स की वैल्यू 1.6, यहाँ पे माइनस नहीं रखेंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नेगेटिव में तो आएंगे नहीं, इसको सॉल्व करेंगे। 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18, ये नंबर याद रखिएगा, एक कूलम में इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18। जी हाँ बच्चों ये नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम बात करते हैं इसके क्वेश्चन 2 मार्क्स में, क्वेश्चन नंबर 2 की। जी हाँ बच्चों ये देख लीजिए, ये बहुत डिफाइंड 1 एम्पियर है, डिफाइंड 1 वोल्ट। जब भी किसी चीज डिफाइंड 1 वोल्ट में आती है तो आपको इसका फॉर्मूला याद होना चाहिए। देखो फॉर्मूला इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, अगर आपको फॉर्मूला याद है तो आपको यूनिट बनाना, न्यूमेरिकल करना, उसकी डेफिनेशन में बहुत, फिजिक्स की बैकबोन है फॉर्मूले। जी हाँ बच्चों चलिए तो देखिए पहले है डिफाइंड 1, तो करंट की फॉर्मूला क्या होता है, अभी हमने लिखा था आई इज इक्वल टू क्यू बाय टी। तो चार्ज की यूनिट कूलम और टाइम की यूनिट सेकंड। तो आपको पता है कूलम पर सेकंड को ही हम लोग एम्पियर बोलते हैं। हाँ बच्चों एम्पियर, तो कूलम पर सेकंड। तो ये देखिए 1 एम्पियर कब बनेगा बच्चों, जब 1 कूलम का चार्ज फ्लो कर रहा हो 1 सेकंड तक, मतलब 1 कूलम चार्ज फ्लो इन 1 सेकंड, तो 1 कूलम पर 1 सेकंड ही हमारा 1 एम्पियर होगा। जी हाँ बच्चों आपको पता चल गया। और चार्ज की यूनिट कूलम होती है, करंट की एम्पियर होती है, टाइम को आपको पता है सेकंड होती है। 1 वोल्ट कब बनेगा, तो याद रखिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की जो यूनिट होती है डिफरेंस की, वो वोल्ट होती है। V इक्वल टू W बाई क्यू, वर्क डन पर यूनिट चार्ज।
और याद रखिए वर्क यूनिट जूल होती है, चार्ज यूनिट कूलम होती है, तो जूल पर कूलम को ही हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, वोल्ट। यहीं से आया था वोल्ट मीटर, वोल्ट, ठीक है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को वोल्टेज भी बोलते हैं, याद रखिए। तो ये 1 वोल्ट कब बनेगा, आप खुद सोचिए बेटा, उस फॉर्मूले में जितनी भी क्वांटिटी है, तो जब 1 जूल का वर्क कर रहे हो 1 कूलम चार्ज पर, तो ये हमारा 1 वोल्ट बनेगा, ठीक है। वोल्ट से ही आया है वोल्ट मीटर, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को मेजर करने वाली डिवाइस वोल्ट मीटर, जो कि हमेशा पैरेलल में कनेक्ट होती है। एम्पियर से मीटर, एम्पियर को मेजर करने वाली, इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने वाली डिवाइस एमीटर, जो कि सीरीज में कनेक्ट होती है, याद रखिएगा। एमीटर का रेजिस्टेंस लो होता है, वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस हाई होता है। चलिए हम बात करते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 3 की बच्चों। क्वेश्चन नंबर, व्हाई डज द कनेक्टिंग कॉर्ड ऑफ द इलेक्ट्रिक हीटर, वाओ, ये हीटर में 2 पार्ट होते हैं, एक तो कनेक्टिंग जिससे करंट फ्लो करती है, वो मेटल का होता है, जनरली कॉपर का या एल्युमिनियम का, है ना बच्चों। बट दूसरा हीटिंग एलिमेंट जहां पे हीट जनरेट होती है, बट वो ग्लो करता है, बट जिससे करंट आती है वो ग्लो नहीं करता है। तो मैं आपको बता दूं, जिससे करंट आती है वो मेटल का होता है, जनरली कॉपर एल्युमिनियम, जिसकी रेजिस्टेंस लो होता है। बट जो हीटिंग एलिमेंट है जनरली एलॉय का बनता है, जिसका आपको पता है रेजिस्टिविटी बहुत ज्यादा होती है और मेल्टिंग पॉइंट भी बहुत हाई होता है, इसलिए वो जो हीट को इतनी एनर्जी को इतनी ज्यादा प्रोड्यूस करता है कि वो हीट एनर्जी बाद में लाइट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है और वो मेल्ट नहीं होता है, मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, तो इसका ये रीजन है। तो याद रखिए 2 पार्ट्स होते हैं हीटर के, जिससे करंट आती है, वो मेटल से जनरली बनते हैं, जिनका रेजिस्टेंस लो होता है, ठीक है। और जो एलॉय होता है, जो हीटिंग एलिमेंट्स में यूज होता है, उनका रेजिस्टिविटी या रेजिस्टेंस बहुत हाई होता है, ठीक है बच्चों। हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। जी हाँ बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे पोटेंशियल ओम लॉ देखिए, ओम जहां भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और करंट की बात होती है, ओम्स लॉ की बात होती है। ओम्स लॉ जिसको नहीं पता तो मैं आपको बताऊं, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I होता है, कांस्टेंट टेंपरेचर पर I करंट है, V पोटेंशियल डिफरेंस है, तो यहाँ से प्रोपोर्शनलिटी के सिंबल ब्रेक करते हैं, R आता है, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे करंट क्या हो जाएगी, ठीक है, I की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, यहाँ से I जो होगा V अपॉन R होगा। V हमारा यहाँ पे कांस्टेंट बोल दिया है, तो कांस्टेंट ले लीजिए, तो I इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। अब बच्चों रेजिस्टेंस तुम डबल कर रहे हो, इनवर्सली ये डबल हो जाएगा, तो ये आपका हाफ हो जाएगा। तो यहाँ बच्चों अगर रेजिस्टेंस हमेशा करंट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, रेजिस्टेंस को आपने डबल किया है 2 टाइम्स, तो करंट यहाँ पे हाफ हो जाएगी, ठीक है बच्चों, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 5, हाउ मच वर्क डन। यस बच्चों, ये देखिए यहाँ पे चार्ज की वैल्यू 3 कूलम और V इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डिफरेंस 12 वोल्ट, ठीक है। सिंपल सा फॉर्मूला है, रिकॉल कर लीजिए, भी मैंने आपको बताया था, V इज इक्वल टू W/Q होता है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो यहाँ से W की वैल्यू V इंटू Q हो जाएगी बच्चों, V 12 और 3 कूलम। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था, कभी कभी बहुत सिंपल क्वेश्चन होते हैं, और यूनिट लिखना मत भूलिएगा। वर्क डन हो जाएगा 36 जूल इन दिस केस, V, ठीक है, आपको पता ही है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, आप क्वेश्चन रीड कर लीजिए, मैं टाइम दे देता हूं। क्वेश्चन नंबर 6, डिफाइन इलेक्ट्रिक पावर, डिफाइन करनी है, राइट द एक्सप्रेशन। यस, पावर का फॉर्मूले को भी ड्राइव करना है। इलेक्ट्रिक पावर होती क्या है, पहले तो मैं आपको बता दूं बच्चों, फॉर्मूला देखिए, पावर इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम, ठीक है बच्चों। या ये नहीं होता है तो आपको पता ही है, पावर इक्वल टू एनर्जी अपॉन टाइम। कोई भी डिवाइस कितनी एनर्जी कंज्यूम करेगी उतना ही वर्क करेगी, तो एनर्जी कंज्यूम पर यूनिट टाइम, द रेट ऑफ डूइंग वर्क, बचपन में पढ़ा था, ठीक है। तो बट यहाँ इलेक्ट्रिक पावर को वर्क और टाइम के टर्म्स में नहीं डिफाइन करना है, तो मैं आपको बता देता हूं, P इज इक्वल टू W/T होता है। अब आप याद कीजिए, अभी मैंने क्या था, V इज इक्वल टू W/Q, तो यहाँ से W की वैल्यू VQ आप यहाँ पुट कर दीजिए। तो पुट करने के बाद VQ/T, अब ये देखिए Q/T, अभी हमें बताया था Q/T क्या होता है, करंट होती है, ठीक है। तो आपने रिप्लेस कर दिया, P की वैल्यू VI। जी हाँ बच्चों, पावर का फॉर्मूला VI, बट देखिए ये तो V और I के टर्म में है पावर का फॉर्मूला, बट यहाँ से ओम्स लॉ को याद कीजिए, मैंने अभी ओम्स लॉ बताया था ना बच्चों, ओम्स लॉ V इक्वल टू IR होता है। अब यही पावर का फॉर्मूला 2 रूप कैसे ले लेगा, एक बार पावर में V को रिप्लेस कीजिए, यहाँ से V को रिप्लेस किया, IR, I पहले से है, तो यहाँ पे पावर का फॉर्मूला I²R हो जाएगा। तो बच्चों पावर का फॉर्मूला I² एक R ये भी हो जाएगा, और दूसरा यहाँ से I को रिप्लेस कीजिए ओम लॉ से बच्चों, V रहने दीजिए, I हो जाएगा, यहाँ से I V अपॉन R हो जाएगा, तो एक फॉर्मूला V² अपॉन R। तो बच्चों P इज इक्वल टू V² अपॉन R, ये दूसरा, ठीक है, P इक्वल टू VI, और इसके ये पावर के हमारे फॉर्मूले हैं। पावर की SI यूनिट वॉट होती है, जूल पर सेकेंड को ही हम लोग वॉट बोलते हैं, और लार्ज किलो वॉट, और 1 किलो वॉट में 1000 वॉट, मेगा वॉट में मैं आपको बता देता हूँ 1 किलो वॉट में बच्चा 1000 वॉट, और 1 मेगा वॉट में बच्चा 10⁶ वॉट। तो चलिए हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। ये क्वेश्चन बहुत सिंपल था, हमारा क्वेश्चन नंबर हम आते हैं 7 पे। ये देखिए, बहुत रीजन बताने, ए में है टंगस्टन यूज ऑलमोस्ट एक्सक्लूसिवली
फिलामेंट। टंगस्टन को क्यों यूज किया जाता है बल्ब में? अभी मैंने बताया टंगस्टन एक ऐसा मेटल है जो आसानी से हाई टेम्परेचर पर ऑक्सीडाइज नहीं होता, इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है, इसलिए इसको बल्ब में जितनी ज्यादा रेजिस्टिविटी भी इसकी हाई होती है, टेम्परेचर आराम से इजिली मेल्ट नहीं होता और हाई टेम्परेचर पर ऑक्सीडाइज नहीं होता, इसलिए हम टंगस्टन को यूज करते हैं। और दूसरा, ट्रांसमिशन में कॉपर एल्यूमिनियम क्यों यूज करते हैं बेटा? इसका देखिए बी पार्ट में कॉपर और एल्यूमिनियम हम क्यों यूज किया जाता है बताओ? क्योंकि कॉपर एल्यूमिनियम इलेक्ट्रिक ट्रांसमिशन कंडक्टर के लिए इसलिए यूज किया जाता है, उनका रेजिस्टेंस लो होता है, कम होता है। करंट को फ्लो करना है अगर हाई होगा, रेजिस्टेंस क्या होता है? कंडक्टर की प्रॉपर्टी होती है जो इलेक्ट्रॉन को रोकती है, और जब तक इलेक्ट्रॉन ही नहीं फ्लो करेंगे तो करंट काहे की? इलेक्ट्रिसिटी, मतलब इलेक्ट्रॉन सिटी मतलब मोशन, इलेक्ट्रॉन का मोशन। तो चलिए बच्चों हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8, डिस्टिंग्विश बिटवीन द रेजिस्टेंस इन सीरीज एंड रेजिस्टेंस पैरेलल। जी हाँ बच्चों, सीरीज और पैरेलल में क्या? तो मैं आपको बता दूं, जो बहुत सारे रजिस्टर को हम सीरीज कंबाइन करते हैं, तो जो हमें टोटल नेट रेजिस्टेंस को बढ़ाना है तो सीरीज कनेक्ट में नेट रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाता है। वो इसलिए होता है जब हमें करंट को कम करनी है, क्योंकि करंट कम करेंगे तो रेजिस्टेंस को बढ़ाना पड़ेगा। और पैरेलल में बेसिकली क्या होता है, जो नेट रेजिस्टेंस होता है वो कम हो जाता है। ये हम तब यूज करते हैं जब हमें करंट को इंक्रीज करना होता है। तो ये मेन डिफरेंस है सीरीज और पैरेलल में, याद रखिए। दूसरा, सीरीज में करंट हमेशा सेम फ्लो करती है और पैरेलल में पोटेंशियल सेम होता है। सीरीज में पोटेंशियल जो होता है डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, बट पैरेलल में करंट डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है और पोटेंशियल सेम होता है। समझ गए मेन डिफरेंस? सीरीज में नेट रेजिस्टेंस इंक्रीज होता है ये, और पैरेलल में नेट रेजिस्टेंस कम हो जाता है। तो अगला क्वेश्चन भी यही था, व्हाट इज द बेटर वे टू कनेक्टिंग लाइट। हमारे कनेक्शन में जो लाइट होती है या इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस है, कौन सा अच्छा कनेक्शन माना जाता है? तो मैं आपको बताता हूं जो अच्छा कनेक्शन है वो पैरेलल कॉम्बिनेशन है। कई फायदे हैं इसके पैरेलल कॉम्बिनेशन में। पहली बात तो ये फायदा है कि जो नेट रेजिस्टेंस है वो क्या होता है? कम होता है, हमारे लिए अच्छा होता है, करंट अच्छी फ्लो होती है और पोटेंशियल हमारे इक्वल मिलता है, ठीक है। और दूसरी बात, अगर सीरीज में सब लोग, अगर एक ही डिवाइस भी खराब होगी तो बाकी ऑपरेट नहीं हो पाएगी। पैरेलल में अगर एक डिवाइस खराब होती है तो बाकी डिवाइस को कोई इफेक्ट नहीं करेंगे, वो अपने आप ऑपरेट होती रहेंगी। तो हमेशा पैरेलल डोमेस्टिक सर्किट में पैरेलल कॉम्बिनेशन अपने इलेक्ट्रिक अप्लायंस के लिए बेस्ट माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं बच्चों, देखिए क्वेश्चन नंबर व्हाट इज द बेटर वे हो गया, ये वाला क्वेश्चन हो गया बच्चों। व्हाई इज द एमीटर कनेक्टेड इन सीरीज। एमीटर एक डिवाइस है जो करंट को मेजर करती है। सीरीज इसलिए क्योंकि ये का काम है करंट को मेजर करना, रेजिस्टेंस का लो होता है और करंट जाएगी तभी तो मेजर करेगा ना बच्चा, है ना। और वोल्ट मीटर को रेजिस्टेंस हाई होता है, पैरेलल में कंबाइन करते हैं क्योंकि वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस पैरेलल में सेम होता है बच्चों, ठीक है। अगर आप एमीटर को पैरेलल में करते हो तो बंद हो जाएगा, क्योंकि पैरेलल में रेजिस्टेंस लो हो जाता है, करंट हाई जान सकती है, ठीक है। और पैरेलल है ना, तो ये आपको पता होना चाहिए एमीटर और वोल्टमीटर में क्या डिफरेंस है और सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या डिफरेंस है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए इसकी हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर हो चुका है 3 मार्क्स के क्वेश्चन की बात करते हैं। लिस्ट द 3 फैक्टर्स। यस बच्चा, लिस्ट आपको फैक्टर बताने हैं जिस पर रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। ये पहला पार्ट है इसका। तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है रो एल बाई ए। ये आया कहां से? रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लेंथ के होता है और रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल एरिया ऑफ क्रॉस। रेजिस्टिविटी पे डिपेंड नहीं, वो तो मटेरियल की नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करती है रेजिस्टिविटी, जिसकी यूनिट ओम इनटू मीटर होती है। और इस रेजिस्टिविटी को स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी बोला जाता है। जी हाँ बच्चों, तो दो फैक्टर, रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लेंथ पे होता है और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ये मटेरियल के डायमेंशन पे डिपेंड करता है बट रेजिस्टिविटी नहीं करती। तो ये इसका पहला पार्ट था। तो बच्चों इसका सेकंड पार्ट देख लीजिए। व्हाई आर द मेटल गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वर्सेस ग्लास। तो जो भी चीज, चाहे मेटल हो, कोई भी सब्सटेंस हो, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इसलिए माना जाता है क्योंकि उसके अंदर भर भर के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। और ग्लास कि पुअर कंडक्टर या कोई सब्सटेंस पुअर कंडक्टर इसलिए होता है क्योंकि उसके पास कोई फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है कि वो इलेक्ट्रॉन मोशन कर सके, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स के बिना इलेक्ट्रिसिटी नहीं हो सकती, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी होती है। जब कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन मोशन करते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी बनती है। चलिए बच्चा, इसकी हम बात करें थर्ड पार्ट में। व्हाई आर अलॉय कॉमनली यूज इन इलेक्ट्रिक हीटिंग डिवाइस। अभी मैंने बताया हीटिंग डिवाइस में अलॉय यूज इसलिए किया जाता है क्योंकि जो अलॉय है उसकी प्योर मेटल से रेजिस्टिविटी भी हाई होती है और टेम्परेचर भी हाई होता है, तो वो ज्यादा करंट को होल्ड करता है और जितनी ज्यादा हीटिंग इफेक्ट पर काम करता है, आराम से मेल्ट नहीं होता है। ये आपको याद रखिएगा। तो अलॉय रेजिस्टिविटी हाई और हाई मेल्टिंग पॉइंट की वजह से हीटिंग अप्लायंस में यूज किया जाता है, ठीक है। तो हम बात करते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 2 की। ये निक्रोम वायर है, 10 ओम का है, आपको पता ही है।
वायर का 10 ओम का, यस बच्चों। तो ये बहुत पहले वाले केस में निक्रोम वायर R1 की वैल्यू 10 ओम दे रखी है, लेंथ हमें नहीं दे रखी है, L मान लेते हैं, और एरिया हमें भी नहीं दे रखा है, A1 को A मान लेते हैं। बट अब कह रहे हैं नया रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, जब हमने लेंथ L2 को पहले वाले के 3 टाइम्स कर दी और जो एरिया है A2 को वो पहले वाले के 4 टाइम्स कर दिया। अब खुद सोचिए बच्चों, यहाँ पे जो पहला रेजिस्टेंस R1 था, फॉर्मूला रेजिस्टिविटी का हम पता ही है, रेजिस्टेंस का पता है, रो रेजिस्टिविटी ये था। अब यहाँ देखिए रेजिस्टेंस कितना था, 10 ओम, ठीक है, यहाँ 10 ओम था बच्चों, और रेजिस्टिविटी हम रो मान लेते हैं कुछ देर के लिए, ठीक है, और L1 की जगह L और ये A। ये इक्वेशन नंबर 1। पहले केस में जब हमने डायमेंशन को चेंज कर दिया तो नया रेजिस्टेंस R रो L2 A2 हो जाएगा बच्चों। तो R2 में पता करना है, तो रो L2 की वैल्यू 3L हो गया, A2 की वैल्यू 4A हो गया। तो आप देखिए 3 बाहर 4 बाहर, रो L/A। तो यहाँ से रो L/A की वैल्यू पहले से 10 आई है, तो 3/4 इंटू 10। आप इसको सोल्व कर लीजिए और जब आप देखेंगे तो R2 की वैल्यू यहाँ से 7.5 ओम आएगी। ये नया रेजिस्टेंस होगा, क्योंकि कटने के बाद वायर डायमेंशन निक्रोम रहेगा, रेजिस्टिविटी चेंज नहीं होगी, बाकी चीजें हमारी चेंज। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी में बहुत ही अच्छे से डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये देखिए 2 डिवाइस है, पहली डिवाइस की जो पावर है हमारी, जो इलेक्ट्रिक हीटर है 1000 वाट, तो हमने यहाँ डिवाइड कर दिया 1000 का, क्योंकि हमें पावर 1 किलोवाट पावर पता नहीं चाहिए। ये जो ऑपरेट हो रहा था इसका जो टाइम था डेली का, डेली कितना टाइम में, 5 आवर में, ठीक है। दूसरी वाली जो डिवाइस रेफ्रिजरेटर उसकी 400 थी, 1000 का डिवाइड कर दिया, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया, यानी 0.4 किलोवाट। ये जो ऑपरेट होता था दिन में 10 आवर के लिए ऑपरेट होता था, ठीक है बच्चों। पहले एनर्जी निकालते हैं। एनर्जी पावर इस क्या हो जाएगी बेटा, पावर इनटू टाइम। तो हीटर की एनर्जी H फॉर हीटर, पावर कितनी थी 1 किलोवाट, टाइम था 5 आवर। पावर हमेशा किलोवाट होनी चाहिए, टाइम हमारा आवर में होना चाहिए, तो 5 किलोवाट आर, जिसको हम लोग बोलेंगे बच्चों 5 यूनिट। और एनर्जी जो थी इसकी रेफ्रिजरेटर की 0.4 आया था और टाइम था 10, तो ये 4 किलोवाट आर एनर्जी की कॉमर्शियल यूनिट, यानी 4 यूनिट्स होगी हमारी। तो टोटल वन डे, इन वन डे जो टोटल होगा, टोटल यूनिट आप बताओ, 5 + 4 9 यूनिट है ना बच्चों 9 यूनिट खर्च होगी। तो अप्रैल में कितने डेज होते हैं, 30 डेज होते हैं, मल्टीप्लाई कर दीजिए इन अप्रैल मंथ में, तो आपकी एनर्जी आ जाएगी। इन अप्रैल मंथ, जल्दी से बताइए, इन अप्रैल मंथ में 30 × 9 तो टोटल 270 यूनिट्स। और एक यूनिट की जो कॉस्ट है, 1 यूनिट जो कॉस्ट दे रखी है वो 6 रुपीज़ दे रखी है। तो टोटल कॉस्ट जो हो जाएगी, टोटल कॉस्ट आप 270 में 6 का मल्टीप्लाई कीजिए, इतना रुपीस टोटल कॉस्ट हो जाएगी। तो देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन था और कितना सिंपल क्वेश्चन था। चलिए हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस की। जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 4, स्टेट द फॉर। यस बच्चों, ये बहुत ही आप देख लीजिए, यहाँ पे पहले आप पढ़ लीजिए, सिंपल क्वेश्चन है। आई की वैल्यू दे रखी है 0.35 एम्पियर और वोल्ट की वैल्यू दे रखी है 1.4, पोटेंशियल डिफरेंस 1.4 और वोल्ट दे रखी है, और रेजिस्टेंस पूछा है। तो हम बताएंगे पहला रिलेशन क्या है, ओम्स लॉ की बात कर रहा है, ओम्स लॉ ग्राफ की बात कर रहा है, तो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I होता है, V = IR, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस इन अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट कांस्टेंट टेम्परेचर, और अदर कंडक्टर की डायमेंशन चेंज नहीं होनी चाहिए, कंडीशन लिखना बहुत जरूरी है। तो V = IR आ गया, और इसका जो ग्राफ है मैं आपको बता दूं, इसका जो ग्राफ होता है V है, आपको y एक्सिस पे V लेना है, x एक्सिस पे I लेनी है। I मतलब एम्पियर, V का मतलब पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। जो ग्राफ होता है इसका स्ट्रेट लाइन होता है। क्या होता है बच्चों, स्ट्रेट लाइन एट कांस्टेंट टेम्परेचर। ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं है तो टेम्परेचर वेरी कर रहा है, वो ओमिक सर्किट नहीं है, वो नॉन ओमिक सर्किट है। बट ओम लॉ का ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन होता है, क्योंकि ये V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I लीनियर इक्वेशन है। और इसका जो स्लोप होता है, स्लोप हमेशा x एक्सिस से मेजर किया जाता है, तो स्लोप जो इसका हम मेजर करते हैं तो वो हमें देता है रेजिस्टेंस। यस बच्चों, रेजिस्टेंस, और जितना ज्यादा स्लोप होगा उतना ज्यादा रेजिस्टेंस होता है, ठीक है, ये आपको पता है। अब हमें यहाँ पे निकालना है रेजिस्टेंस, तो R = इस फॉर्मूले से V/I हो जाएगा, V 1.4, I 0.35। जी हाँ बच्चों, इसको सॉल्व करेंगे, पॉइंट से 10 आया, इसको हटाया 100 आया, 0 से 0 यानी 140/35। तो ठीक है, कितनी बार में हो जाएगा, 4 ओम आ जाएगा बच्चों, 4 ओम होगा। और हाँ, मैं आपको यहाँ एक इंपॉर्टेंट चीज बताना चाहता हूँ ओम्स लॉ में, ये याद रखिएगा। ओम्स लॉ ग्राफ स्ट्रेट लाइन तो आता है, तो ओम्स लॉ का ग्राफ का स्लोप हमें क्या देता है बच्चों, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी देखिए स्लोप हमें क्या देता है, VI ग्राफ,
वी आई ग्राफ हमें स्लोप, अगर 2 वायर, ये 3 वायर, ए वायर, बी वायर, सी वायर, अच्छा कंडक्टर कौन है? ए, क्योंकि ए का स्लोप कम है, ए का स्लोप कम है, रेजिस्टेंस कम है, रेजिस्टेंस कम है, अच्छा। और सबसे बैड कंडक्टर कौन है? सी, क्योंकि सी का स्लोप ज्यादा है, सी का स्लोप ज्यादा है तो रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, रेजिस्टेंस ज्यादा होगा तो बैड कंडक्टर। वी आई, अगर इसका उल्टा हो जाए आई वी तो उसका रिवर्स हो जाएगा, ठीक है। जिसका स्लोप कम होगा उल्टा हो जाएगा, जिसका स्लोप कम होगा वो बैड कंडक्टर होगा। बट वी आई में जिसका स्लोप कम होगा वो गुड कंडक्टर, क्योंकि रेजिस्टेंस कम होगा, ठीक है बच्चों। ये था हमारा क्वेश्चन। तो थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिए। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है तो उसके लिए धन्यवाद, नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। अगली नेक्स्ट वीडियो आप तक आसानी से पहुंच जाएंगी। मिलते हैं अपने नेक्स्ट धमाकेदार वीडियो में, तब तक के लिए बाय।